आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इनकम टैक्स के आज के इस लेक्चर में आप सब लोगों को वेलकम कहता हूँ। आज हम लोग, जैसा कि आपको पता है, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 3 को इनकम्प्लीट छोड़ा था, तो उसी को हम आगे कैरी ऑन करेंगे, जिसके अंदर हमारा ये पॉइंट रह गया था, टैक्स ऑफ 5000 शैल बी डिडक्टेड, के 5000 जो है वो एम्प्लॉय पे कर रहे हैं एंड बैलेंस ऑफ इज टू बी बार्न बाय द एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर जो हमारा टैक्स निकला था ये 26,750 तक हमने कैलकुलेट किया था, क्योंकि जब भी टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर हो और उसकी रकम ना दी गई हो, कि जैसा कि दूसरे क्वेश्चन में था और अब तीसरे क्वेश्चन में भी ऐसा है, वहां पर आप ग्रास अप करते हैं। ग्रास अप कहते होते हैं कि जो टैक्स की रकम आई है उसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं और ऊपर जो रेट लगा हुआ है 5%, इसको आप माइनस करके मतलब 95 से डिवाइड करते हैं। तो ये रकम इन केस ऑफ, ये आपके पास रकम आ रही है ग्रासिंग अप की सूरत में, इन केस ऑफ एम्प्लॉयर एग्री टू पे द बैलेंस ऑफ टैक्स। अब ये वो टैक्स की रकम है जो एम्प्लॉयर पे करेगा। आगे हम करते हैं कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग टैक्स बार्न बाय एम्प्लॉयर, वो आप लोगों के पास 18,34,500 आपके पास पहले आ चुकी है। इसके अंदर जो टैक्स एम्प्लॉयर पे कर रहा है, आप उसे क्या करेंगे, एड टैक्स बार्न बाय एम्प्लॉयर। ठीक है जी, जो एम्प्लॉयर आपका टैक्स बर्दाश्त कर रहा है, जाहिर सी बात है खर्च आपका है, लेकिन बर्दाश्त कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर बर्दाश्त कर रहा है। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, इनकम बन जाएगी और उस टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगी 28,132। अब जो आपके पास ये रकम आ गई, ये आप लोगों के पास टोटल टैक्सेबल इनकम आती है 18,62,632। ये आपकी वो टैक्सेबल इनकम आ गई, टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। अब ये आपकी आ गई, इस पे आप दोबारा से टैक्स कंपटीशन ऑफ टैक्स पेबल करते हैं। कंपटीशन ऑफ टैक्स पेबल, कंपटीशन ऑफ टैक्स पेबल, इस पे अब टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। इनकम टैक्स रेट आपको पता है, इनकम टैक्स ऑन अमाउंट, इनकम टैक्स का रेट जो है वो 5% है। 5% एट द रेट, या एट द रेट 5% कह सकते हैं, एट द रेट 5% ऑन अमाउंट एक्सीडिंग ₹12 लाख। ऐसे ही है जी। यहां पर आप देखें आपकी इनकम बनती है 18,62,632 माइनस 12 लाख। तो ये आपके पास जो रकम बनती है ₹6,62,632। ठीक है जी, इसका आप कितना लेंगे जी, 5% मल्टीप्लाई बाय 5%, तो ये आपके पास टैक्स आ जाएगा और ये टैक्स की रकम आपके पास आती है 33,132। इसमें से जो टैक्स आपका पहले से अदा हो चुका है वो आप लेस करेंगे, लेस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो टैक्स आप लोगों का टैक्स डिडक्ट एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, सैलरी में से 5,000 उसका डिडक्शन होगी, ये तो हमें बताया गया था 5,000 उसकी डिडक्शन होगी। और उसके अलावा 5,000 ये है, और एक एम्प्लॉयर भी टैक्स पे कर रहा है, जो टैक्स एम्प्लॉयर पे कर रहा है, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, ये भी आप लोग इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एम्प्लॉयर आपका कितना टैक्स पे कर रहा है, 28,132। इसका मतलब है कि जो आपका टैक्स लायबिलिटी बनती है वो तो सारी की सारी आप लोगों का अदा की जा रही है।
वो आप लोगों की सारी अदा हो रही है, तो आपका जो टैक्स पेबल होगा वो नील हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? नील। अब आगे जो आपने टैक्स पे किया हुआ है, जाहिर सी बात है कि आपने क्वेश्चन में देखा कि कुछ टैक्स आप लोगों ने अदा किए हुए थे। जो टैक्स आपने कैश विड्रॉल पे अदा किया था, आपके पास क्वेश्चन सामने होगा, उसको हम जब हम लेस करेंगे, लेस टैक्स डिडक्टेड सोर्स, जो कि आपका एक फार्मूला है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में कैश विड्रॉल का जो है, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक का आपको पता है कितना होता है? 0.3% होता है। अमाउंट जो आपकी विड्रॉ हुई थी वो 1 लाख थी। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय, या एट द रेट आप कर सकते हैं, एट द रेट 0.03%। एक ये आपका अदा हुआ है और एक आपका टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल। ये क्वेश्चन आपकी बुक आपके सामने होगी, ठीक है जी, आप वहां से देख सकते हैं। विद मोटर व्हीकल, टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल, ये आपके पास टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल 300 है, और टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल जो था वो 18,000 है। क्योंकि आप लोगों की जितनी टैक्स लाइबिलिटी बनी है वो तो ऑलरेडी आप लोगों की अदा हो चुकी है, लिहाजा ये सारे का सारा आप लोगों का 18,300 जो है ना, ये रीफंड ऑफ इनकम टैक्स होगा। रीफंड ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है जी। और इसके अलावा एक जो नई चीज इसमें आई थी वो था प्रॉफिट ऑन डेट्स। इसमें क्या आया था जी? प्रॉफिट ऑन डेट्स आया था, तो वो आपकी टैक्स एफटीआर की इनकम है। तो आप यहां पर लिखेंगे टैक्स ऑन फाइनल टैक्स रिजम, वो आपके पास एक ही है, टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट्स। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन में दिया गया है, और आपको जो मैंने नोट्स पढ़ाए थे उनमें भी आप लोगों के पास मौजूद है। ये आपका प्रॉफिट ऑन डेट्स था 35,000, इसका रेट होता है 10%। तो ये आपने जस्ट इनकम इसकी जाहिर कर देनी है, ठीक है। ये जितना भी टैक्स बनेगा इसको आपने जस्ट जाहिर कर देना है। तो इस तरह से ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, जो कि आप लोगों ने खुद हल करना है। और आज मैं कोशिश करूंगा कि प्रॉब्लम नंबर 5 हल करूं, ठीक है जी। प्रॉब्लम नंबर 4 में कह रहा है, मिस्टर खालिद जावेद इज द चीफ अकाउंटेंट ऑफ ब्लू स्टार होटल। याद रखिएगा कि ये एक होटल पे काम करता है। He has furnished the following particular of his income for the tax year ended 30 June 2019. बेसिक सैलरी सेक्शन 12 के अंदर टैक्सेबल होगा। ये एमटीएस जो दिया गया है 80,000, 5,000 और 1,25,000, इसको आप लोगों को पता है कि आप लोग किसके लिए यूज करते हैं? वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन निकालने के लिए, ठीक है जी। बहरहाल बेसिक सैलरी आप लोगों की टैक्सेबल होगी। बोनस ये भी आप लोगों का फुली टैक्सेबल होगा। रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। ये अब यहां पर अकोमोडेशन कैसे निकलेगी? इस 80,000 का आप 45% लेंगे। 80,000 का 45% और मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, जितनी भी वैल्यू आएगी वो मुकम्मल तौर पर आप लोगों की क्या होगी? टैक्सेबल होगी। मुकम्मल तौर पर क्या होगी जी? टैक्सेबल होगी, क्योंकि सिर्फ अकोमोडेशन दी गया। अगर आप लोगों का साथ में अलाउंस भी दिया गया होता तो दोनों को कंपेयर किया जाता, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन और अलाउंस को, जो ज्यादा होती वो टैक्सेबल होती। सैलरी ऑफ माली एंड चौकीदार बार्न बाय एम्प्लॉयर। देखिए खर्च एम्प्लॉय का है, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। इस खर्च का फायदा एम्प्लॉय को है, लिहाजा ये क्या होगा? टैक्सेबल। उसके बाद रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर कास्ट 85,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10%। अब देखें कि रेफ्रिजरेटर यूज कौन कर रहा है? एम्प्लॉय यूज कर रहा है, लेकिन उस पे खर्चा किसका आ रहा है? वो हर साल डेप्रिसिएट हो रहा है, कितना? 10%। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर को 8500 का खर्चा हर साल बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है ये खर्चा जो है कर एम्प्लॉयर रहा है, लेकिन इसका फायदा किसको हो रहा है? एम्प्लॉय को। लिहाजा ये भी आपका 8500 टैक्सेबल होगा। आप लिखेंगे रेफ्रिजरेटर फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर 85,000 का 10% आप लोगों का टैक्सेबल होगा। उसके बाद क्या आता है? कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज। अब दोनों यूज है। आपको पता है कि कन्वेंस फैसिलिटी अगर सिर्फ पर्सनल यूज के लिए हो तो 10% ऑफ कास्ट लिया जाता है, ऑफिशियल यूज हो तो फिर कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता, और अगर दोनों यूज हो तो फिर 5% लिया जाता है यूज
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 9 लाख, 9 लाख का आप कितना लेंगे, 5% लेंगे, तो ये 45,000 आपका टैक्सेबल होगा। उसके बाद कह रहा है एज पर कंपनी पॉलिसी रीइंबर्समेंट 1000 लीटर फ्यूल 95,000, तो ये जो रीइंबर्समेंट या रनिंग या मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होते हैं या पेट्रोल के एक्सपेंसेस होते हैं, इनको हम एग्जेम्प्ट करते हैं। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर 45,000 फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ये एग्जेम्प्ट होगी। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी आपकी एग्जेम्प्ट होती है। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो फिर ये क्या होंगे, एग्जेम्प्ट होंगे। अगर एनटीएन ना होता या अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट ना होता तो फिर ये टैक्सेबल होते। ठीक है जी, क्योंकि अगर ये टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक रीइंबर्समेंट हुई है तो ये क्योंकि एम्प्लॉयर के जिम्मे होता है मेडिकल फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना, लिहाजा ये एग्जेम्प्ट है। लेकिन अब मेडिकल अलाउंस जो है वो फुली टैक्सेबल होगा। मेडिकल अलाउंस क्या होगा, फुली टैक्सेबल। उसकी वजह यह है कि अगर रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स गिवन हो या मेडिकल फैसिलिटी गिवन हो तो फिर मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। और नॉर्मल सिचुएशन के अंदर आप क्या करते हैं, मेडिकल अलाउंस का 10% एग्जाम्प्ट करते हैं बेसिक सैलरी का। 12 ये आपका, ये नई चीज आई है, बैलेंस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन वेव्ड ऑफ। वेव्ड ऑफ का मतलब होता है अपने हक से दस्तबरदार हो जाना, माफ कर देना, छोड़ देना। यहाँ पर कहता है कि बैलेंस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन वेव्ड ऑफ बाय द एम्प्लॉयर, कि वो लोन जो एम्प्लॉय ने लिया हुआ है और जाहिर सी बात है एम्प्लॉयर ने उससे वापस लेना है, लेकिन एम्प्लॉयर ने वेव्ड ऑफ मतलब वो छोड़ दिया, वो माफ कर दिया, अपने हक से दस्तबरदार हो गया। लिहाजा ये देखे कि 1,80,000 रुपए का फायदा हो गया किसको, एम्प्लॉय को। किसकी वजह से, एम्प्लॉयर की वजह से, क्योंकि एम्प्लॉय ने ये 1,80,000 रुपया देना था एम्प्लॉयर का, लेकिन एम्प्लॉयर उसे छोड़ रहा है, उसे माफ कर रहा है। लिहाजा ये आपके पास क्या होगा, टैक्सेबल। क्योंकि एम्प्लॉय को किसी किस्म का भी फायदा अगर एम्प्लॉयर की तरफ से होता है तो वो उसकी सैलरी इनकम काउंट होती है और वो टैक्सेबल होती है। सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी ये अब एग्जाम्प्ट होगी। क्यों, क्योंकि होटल बिजनेस है और होटल पे अगर वो लंच की फैसिलिटी उसको प्रोवाइडेड है तो ये एग्जाम्प्ट होगी। मोटर व्हीकल टैक्स पेड, ये टैक्स जितने भी अदा होते हैं, आपने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा कि टोटल टैक्स जो आपका आता है उसमें से ये माइनस हो जाता है। टोटल टैक्स में से क्या होता है, माइनस। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। अब यहाँ पर देखिए कि फायदा एम्प्लॉय का है और पेमेंट कौन कर रहा है, एक्सपेंडिचर खर्चा कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर, लिहाजा ये टैक्सेबल होगा। प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज इशूड बाय द बैंकिंग कंपनी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एफटीआर में किया था, ये इस तरह से एंड पे अगर आपको ये नजर आ रहा हो, इसी तरह से आपने इसको भी आप लोगों ने करना होगा। ठीक है जी, ये आखिर पे बिल्कुल टैक्स जहां पर आप लोगों को कैलकुलेट हो जाएगा वहां पर आपने इसको 10% के साथ जाहिर करना है, ये एफटीआर की इनकम है। चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी या चिल्ड्रन एजुकेशन फी पेड बाय एम्प्लॉयर, देखिए खर्च किसका है, एम्प्लॉय का है। किसके बच्चे पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉय के, लेकिन उसकी फीस अदा कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर, लिहाजा ये टैक्सेबल होगा। ये भी आपका सैलरी सेक्शन के अंदर टैक्स। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनके अंदर सिर्फ सैलरी सेक्शन से ये चीजें आ रही हैं। गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस, अलाउंस ऑल काइंड ऑफ अलाउंसेस आप लोगों को पता है कि फुली टैक्सेबल होते हैं, तो ये भी सेक्शन 12 के अंदर टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है टर्मिनेशन कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर आफ्टर 30 जून 2018। तो मैंने आपको बताया था कि एनी काइंड ऑफ कंपनसेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर दैट विल बी टैक्सेबल इन सेक्शन 12, क्योंकि वो आपकी इनकम है। अब ये 30 जून 2018 के बाद रिसीव हुई है तो इस साल की इनकम बनेगी, क्योंकि हमारा 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक टैक्स ईयर है। उसके बाद है टैक्स डिडक्ट एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, ये वो टैक्स है कि जो आपका डिडक्ट हो चुका है, ये टोटल टैक्स में से आपका माइनस होगा। टोटल टैक्स में से आप लोगों का माइनस। पीछे भी एक टैक्स आया था, टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल, वो भी, और ये भी। कैश लोन फ्रॉम फादर टू परचेज ओपन प्लॉट, ये एक नई चीज आई है। देखिए जी, लोन आप क्रॉस चेक के थ्रू लेंगे तो वो एग्जाम्प्ट होगा अदर सोर्स के अंदर, और अगर कैश लोन लेंगे, चाहे वो आप फादर से लें, चाहे ब्रदर से लें, मदर से लें, फ्रेंड से लें, किसी से भी लें, कैश लोन लेंगे तो वो अदर सोर्स में क्या होगा, टैक्सेबल, और क्रॉस चेक के थ्रू लेंगे तो वो एग्जेम्प्ट होगा। सही है जी। तो इसके अंदर दो सेक्शन हो गए। सैलरी सेक्शन की सारी इनकम लिखने के बाद आप हेडिंग बनाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सेक्शन 39 और उसके अंदर ये लिखेंगे फ्री कूपन फॉर डिनर फॉर एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली, तो ये टैक्सेबल होगा क्योंकि उसे डिनर के 2 कूपन मिले हैं। ये भी एक तरह का खर्च एम्प्लॉय का है, लेकिन दिया किसी जा रहा है, एम्प्लॉयर को, लिहाजा ये टैक्सेबल है। अब जो बेसिक सैलरी का एमटीएस दिया हुआ था वो आपने जस्ट, ये आपके पास सोल्यूशन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एमटीएस ऐसे लिख देना है और वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन आप लोगों ने
किस तरह से निकालनी है ये देखें जी। 45% ऑफ एमटीएस, मिनिमम टाइम पे स्केल का 12%, मतलब 12 से मल्टीप्लाई किया है साल का आगे और 45% लिया है। और इसी तरीके से रेफ्रिजरेटर की ये डेप्रिसिएशन। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद हल करना है। अब मैं प्रॉब्लम नंबर जो 5 है वो आप लोगों के सामने खुद सॉल्व करूंगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आप लोगों की एक तरह की असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने खुद हल करना है। ठीक है जी। जी तो प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या आता है, कंप्यूट टैक्स पेएबल ऑफ मिस्टर अबू बकर हु इज ड्यूरिंग टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2019 एंजॉय द इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। बेसिक सैलरी, सबसे पहले बेसिक सैलरी दी गई है, तो बेसिक सैलरी आपको पता है क्या होती है, टैक्सेबल। बेसिक सैलरी टैक्सेबल है। ठीक है जी, बेसिक सैलरी आप लोगों के पास दी गई है 8 लाख, तो ये टैक्सेबल। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। नेक्स्ट क्या दिया गया है जी, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी आप लोगों का क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस टैक्सेबल है, क्योंकि ऑल काइंड्स ऑफ अलाउंसेस आर फुली टैक्सेबल। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस की रकम आप लोगों के पास कितनी दी गई है जी, 2 लाख, ये भी आप लोगों के पास टैक्सेबल है। उसके बाद वो कह रहा है नेक्स्ट, अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि कंप्यूटर हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू 1,20,000 वाज सोल्ड टू मिस्टर अबू बकर बाय एम्प्लॉयर 1 लाख। अब देखें कि एम्प्लॉयर ने एक कंप्यूटर जिसकी वैल्यू 1,20,000 थी, उसने उसे कितने में दे दिया, 1 लाख में दे दिया। ठीक है जी, तो अब देखें कि एम्प्लॉयर उसे फायदा दे रहा है, तो इसको आप लिखेंगे कंप्यूटर सोल्ड बाय एम्प्लॉयर लेस देन FMV। FMV फेयर मार्केट वैल्यू, कितना फर्क आ रहा है, 1,20,000 उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है और उसको कितने में दे दिया गया है, 1 लाख में। तो कितना फायदा हो गया जी, 1,20,000 में से 1 लाख का, तो 20,000 का उसको फायदा हो गया। ये जी 20,000 का फायदा आ गया। नेक्स्ट उसके बाद कह रहा है रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर अदर देन बिग सिटी। अगर अदर देन बिग सिटी हो तो फिर आप लोग 30% लेते हैं। वैसे वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन आप लोग कितनी लेते हैं, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन आप लोग लेते हैं 45%, लेकिन यहां पर वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन आप कितना लेंगे, 30%। कितना लेंगे जी, 30% ऑफ बेसिक सैलरी। वैसे एमटीएस होता तो फिर हम एमटीएस का लेते, लेकिन यहाँ पर बेसिक सैलरी है तो हम उसी का लेंगे। बेसिक सैलरी है 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%। ये आप लोगों के पास जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है 2,40,000। कितनी आ रही है जी, 2,40,000। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि क्या चीज है। नेक्स्ट कह रहा है कार प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर बिजनेस पर्पज ओनली, कार वाज परचेज बाय एम्प्लॉयर फॉर 5 लाख। अब आप देखें कि अगर आप लोगों को उसने सिर्फ किसके लिए दिया है, बिजनेस पर्पज के लिए, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। आप लिखेंगे कार यूज फॉर बिजनेस पर्पज ओनली। ठीक है, तो इसकी जितनी रकम आपकी आएगी वो आप लोग, इसकी जो कास्ट आएगी उसको सिर्फ आप लिख दोगे। इसकी जो कास्ट ऑफ व्हीकल है वो है 5 लाख, तो इसको आप सिर्फ लिख दोगे क्योंकि इसमें से कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। क्योंकि सिर्फ जाती इस्तेमाल के लिए हो तो फिर 10%, दोनों यूज के लिए हो तो फिर 5% कास्ट का लेते हैं, बिजनेस यूज है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ आंसर नोटिस पीरियड पेड बाय एम्प्लॉयर। तो किसी किस्म की भी कंपनसेशन मैंने कहा था कि सैलरी सेक्शन के अंदर टैक्सेबल होगा, तो इसको आप लिखेंगे कंपनसेशन, कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर
ठीक है जी। फॉर नोटिस, आंसर नोटिस, तो ये आप लोगों का टैक्सेबल होगा। इसकी रकम कितनी दी गई है जी, ये है आप लोगों के पास 16,000। उसके बाद है पर्सनल मेडिकल बिल एक्सपेंडिचर रिइंबर्स, तो वो एग्जाम्प्ट होंगे, ये आप लोगों का 16,000 टैक्सेबल। उसके बाद पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर रिइंबर्स्ड, ये आप लोगों के एग्जाम्प्ट होंगे, क्योंकि पर्सनल मेडिकल बिल जो है ये आपके एग्जाम्प्ट होते हैं। पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर कितने हैं जी, एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम इसे यही अज्यूम करेंगे कि एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है 40,000, ठीक है जी। उसके बाद है इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, इंटरटेनमेंट बिल रीइंबर्स ऑफिशियल मीटिंग है, अगर ऑफिशियल है तो ये भी आपका एग्जाम्प्ट होगा। इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर रीइंबर्स या एंटरटेनमेंट बिल रीइंबर्स्ड, ऑफिशियल मीटिंग है, लिहाजा ये एग्जाम्प्ट होंगे। ऑफिशियल मीटिंग, ठीक है जी, ये भी आपके एग्जाम्प्ट होंगे। कितने के हैं जी, ये आपके 35,000। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट वो कह रहा है रीइंबर्समेंट रेजिडेंटल बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर, तो जाहिर सी बात है ये बिल आप लोगों के रेजिडेंटल घरेलू बिल्स को कहा जाता है, ये आप लोगों के एम्प्लॉय के जाती अखराजात हैं, तो ये टैक्सेबल होंगे, क्योंकि खर्च एम्प्लॉय का पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है। रेजिडेंटल बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर, इनका आप टोटल लिख लेंगे, जो टोटल आया वो ही आप लिख लेंगे, बजाय इसके कि सारे बिल्स आप लिखें। ये आपके टैक्सेबल हैं। अमाउंट कितनी है जी, 18,000। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास लोन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, इंटरेस्ट 12% है। मैंने कहा था कि अगर लोन की रकम 10 लाख या इससे कम होगी या इंटरेस्ट रेट 12%, 10% या इससे ज्यादा होगा तो फिर एग्जाम्प्ट होगा। लोन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर एट द रेट 12%, तो ये आप लोगों का एग्जाम्प्ट होगा। उसकी वजह ये है कि बाहर से लोन अगर आप लोगों को मिलता है कितने परसेंट पे, 10% पे, तो यहाँ आप लोगों को कितने पे मिल रहा है, 12% पे, तो यहाँ पर एम्प्लॉय को उल्टा नुकसान है। लोन की रकम है 11 लाख। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास जो चीज दी गई है वो है फी पेड फॉर मैनेजमेंट कोर्स स्पॉन्सर बाय एम्प्लॉयर। देखिए मैनेजमेंट कोर्स कर क्या आएगा, उससे फायदा किसको होगा, एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर का काम अच्छे से होगा, लिहाजा ये भी एग्जाम्प्ट होगा। फी पेड फॉर मैनेजमेंट कोर्स स्पॉन्सर बाय एम्प्लॉयर, तो ये भी आप लोगों का क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा, क्योंकि मैनेजमेंट कोर्स अगर वो करके आता है तो उसका फायदा किसको होगा, एम्प्लॉयर को। ये एक ऐसा खर्च है कि जो एम्प्लॉयर ने किया और उसका फायदा भी एम्प्लॉयर को होगा, 28,000। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज इशूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, तो ये भी एफटीआर की इनकम है। किसकी इनकम है जी, एफटीआर की, जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में आई है। इसका रेट भी 10% है, तो ये आखिर पे बिल्कुल हम जाहिर कर देंगे। कुकिंग रेंज प्रोवाइडेड बाय कंपनी, तो ये इसमें फायदा एम्प्लॉय का है, मतलब खाने की जो सहूलियात हैं, कुछ किचन की सहूलियात वो से प्रोवाइड की गई हैं, इसमें फायदा एम्प्लॉय का है, पेमेंट एम्प्लॉयर का है, लिहाजा ये टैक्सेबल होगा। कुकिंग रेंज प्रोवाइडेड बाय कंपनी, ये आप लोगों की टैक्सेबल होगी। इसकी अमाउंट देखते हैं कितनी है। अमाउंट इसकी दी गई है जी 17,000। उसके बाद हाउस सर्वेंट सैलरी बार बाय एम्प्लॉयर, ये भी टैक्सेबल होगा 17,000। उसके बाद 37,500
हाउस सर्वेंट सैलरी, क्योंकि घरेलू मुलाजिम की जो तनख्वाह है वो जाहिर सी बात है पेड बाय एम्प्लॉयर, खर्च एम्प्लॉय का है लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर, लिहाजा ये टैक्सेबल होगा। हाउस सर्वेंट घरेलू मुलाजिम की जो तनख्वाह है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कह रहा है शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये एक नई चीज आई है, ये आज इस क्वेश्चन में अहम चीज है जो नई चीज आई है, तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, मैं फिर आपको समझाता हूँ कि ये क्या होता है। उसके बाद टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी बाय एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉयर ने जो टैक्स आपका काट लिया तो ये आपके टोटल टैक्स में से क्या होगा, माइनस होगा, इसको छोड़ देते हैं। ऊपर भी जो आपकी टैक्स अगर आया है, कोई मेरे ख्याल में तो नहीं आया, तो वो हमारे टोटल टैक्स में से माइनस होगा। उसके बाद है ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटी, अब ऑफिशियल ड्यूटी के लिए अलाउंस दिया गया 10,000, एक्चुअल एक्सपेंस चाहे ज्यादा है चाहे थोड़े हैं, स्पेशल अलाउंस है। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या है, स्पेशल अलाउंस, लिहाजा ये एग्जेम्प्ट होगा। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होगा, ट्रैवलिंग अलाउंस ये आप लोगों का एग्जाम्प्ट होगा, चाहे एक्चुअल एक्सपेंस ज्यादा हो या थोड़े हो, ठीक है जी, अलाउंस फुली एग्जाम्प्ट होता है। एक्चुअल एक्सपेंस वैसे हम लिख देते हैं, एक्चुअल एक्सपेंसेस 8,000, ठीक है जी, ये आप लोगों का 10,000, ये वो स्पेशल अलाउंस है जिसके बारे में मैंने बात की थी कि ये हमेशा एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज कह रहा है लोन रिसीव फ्रॉम फादर थ्रू क्रॉस चेक, ये अदर सोर्स की इनकम है। पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर कैश लोन होगा तो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा और क्रॉस चेक के थ्रू होगा तो वो एग्जाम, तो ये वहां पर आएगा। ट्यूशन फी ऑफ 3 चिल्ड्रन, ये अदर सोर्स की इनकम है, ऐसे फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ, पहले मैं सैलरी सेक्शन कंप्लीट कर दूं उसके बाद इसको लिखता हूँ। ट्यूशन फी ऑफ 3 चिल्ड्रन, मैंने आपको बताया था कि जो डिडक्शंस हैं उसमें ज़कात पेड, वर्कर वेलफेयर फंड, डोनेशन अंडर क्लास 61 ऑफ सेकंड शेड्यूल, और उसके बाद मार्कअप ऑन हाउस फाइनेंसिंग, और लास्ट डिडक्शन जो है वो ट्यूशन फी है। तो ये आपकी टोटल इनकम में से माइनस होती है, लेकिन शर्त ये है कि आपकी टोटल इनकम 15 लाख से कम हो, अगर 15 लाख ये से ज्यादा होगी तो ये डिडक्शन अलाउड नहीं होती। उसके बाद है लंच अलाउंस, ये भी आप लोगों का टैक्सेबल होगा। लंच अलाउंस ये आप लोगों का टैक्सेबल है। लंच अलाउंस कितना है, लंच अलाउंस है 14,000। उसके बाद है कैश, कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट की तरफ से कैश अवार्ड हो या कोई भी रिवार्ड हो, प्रेसिडेंट की तरफ से वो एग्जाम्प्ट होता है और उसके अलावा किसी की तरफ से हो तो वो टैक्सेबल होता है। ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब सैलरी सेक्शन की कंप्लीट हो चुकी, अब हम लिखेंगे इनकम फ्रॉम, ये अंडरलाइन कर देता हूं मैं, ऐसे कैपिटल में लिख देता हूं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का आया कि जिसके अंदर अदर सोर्स की इनकम आई है, सेक्शन 39, ठीक है जी। इसमें आप लोगों की जो इनकम आ रही है, एक है ये वाली लोन रिसीव, लोन रिसीव फ्रॉम फादर थ्रू क्रॉस चेक, फ्रॉम फादर थ्रू क्रॉस चेक, अगर क्रॉस चेक के थ्रू होगी तो वो एग्जाम्प्ट होगी, और अगर कैश लोन होता तो वो टैक्सेबल होता। ये आप लोगों के पास कितना है जी, 3 लाख है। उसके बाद आप लोगों की जो अवार्ड लिया आपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, कैश अवार्ड, कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। तो ये आपका एग्जाम्प्ट है। प्रेसिडेंट अगर कोई भी चीज देगा तो वो एग्जाम्प्ट होगी, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, या कोई और होगा तो वो टैक्सेबल 80,000। तो ये आपका 80,000 आ गया। अब आपके पास ये टोटल इनकम आपकी कहलाएगी, क्या कहलाएगी जी, टोटल इनकम। यहां पर देखते हैं कि कितनी आती है। ये स्टूडेंट्स आपके पास टोटल इनकम आ गई। टैक्सेबल इनकम नहीं है क्योंकि इसमें से हमने डिडक्शंस लेस करनी है। टोटल इनकम आपके पास बन रही है 13,62,500। इसमें से आप डिडक्शंस को लेस करेंगे, क्या करेंगे जी, लेस
आपके पास एक ही डिडक्शन थी, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी, मैं इसको टैलिक कर रहा हूं, चिल्ड्रन एजुकेशन फी। मेरे ख्याल में ये 3 बच्चों की फीस थी, चिल्ड्रन एजुकेशन फी पेड। इसमें क्या होता है कि आप लोगों की अगर टोटल इनकम ये क्या कहते हैं कि ज्यादा होती 15 लाख से, तो फिर ये माइनस नहीं हो सकती थी, लेकिन अब ये माइनस हो सकती है। लेकिन इसकी जो लिमिटेशंस है वो लिमिटेशन मैं पहले नोट्स में बता चुका हूं कि अमाउंट अलाउड जो है आपकी कैसे निकलेगी, अमाउंट अलाउड आप लोगों की कैसे निकलेगी। पहली इसमें जो शर्त आएगी वो होगी 5% ऑफ ट्यूशन फी, 5% ऑफ ट्यूशन फी पेड। अब ट्यूशन फी पेड जो आपने की है वो है आपके पास ऊपर, अगर आप क्वेश्चन में देखें, ट्यूशन फी पेड है 1,25,000, 1,25,000 इसका 5%, इसका क्या है जी, एट द रेट 5%। एक ये रकम अगर आप देखें तो ये आपके पास 6250 आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास बी में 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, मतलब आपकी जो टोटल इनकम आई है 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, जो आप लोगों की टैक्सेबल इनकम आई है उसका 25%। ठीक है जी। तो वो अगर आप देखें टैक्सेबल इनकम आप लोगों की 13,62,500 आई है, इसका 25%, तो ये बनता है आपके पास 3,40,625। और तीसरी जो इसमें शर्त होती है वो होती है ₹60,000 नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ठीक है जी, मल्टीप्लाई आप करते हैं मल्टीप्लाई बाय ₹60,000। तो आप अगर देखें तो आपके 3 इसमें बच्चे दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं जी, 3, और मल्टीप्लाई बाय 60,000 अगर आप करें तो ये 1,80,000 आता है। अब इन तीनों में से जो रकम थोड़ी होगी, मतलब 6250, 3,40,625, तो वो आप लोगों को अलाउड होगी, जो इन तीनों में से थोड़ी होगी, विच एवर इज लेस इज अलाउड एस। ठीक है जी, जो इनमें से थोड़ी होगी वो आपको अलाउड होगी। अब इसमें से हमेशा याद रखिए कि ज्यादातर जो है वो आप लोगों का अलाउड जो होती है वो 5% आपका जो ट्यूशन फी का आता है वो ही अलाउड होता है, तो इसको आप इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है जी। तो ये अगर आप माइनस करें इसमें से तो ये रकम बनती है 6250। अब आपके पास जो अमाउंट आ रही है वो है एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। क्या आ रहा है जी, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम 13,56,250। अब इसे हम एक्चुअल टैक्सेबल इनकम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका शेयर फ्रॉम एओपी आया है, और शेयर फ्रॉम एओपी क्या है और उसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज यहाँ तक, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी लंबे, अभी आप देखें कि लेक्चर की लेंथ काफी लंबी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन हम कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन इसको हम आगे इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कैरियर करेंगे। आप लोगों का जो असाइनमेंट है वो प्रॉब्लम नंबर 4 है। ठीक है जी, इसमें अगर कोई बात लोगों को समझ ना आई हो तो वो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।